दोस्तों आज का ये दौर जो है ये इतना ज़्यादा नाजुक दौर है कि आज के इस दौर में किस तरीके से इंसान को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक घटना के बारे में बताता हूं। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, कहानी तो मैं आप लोग को बाद में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये थोड़ी सी घटना मैं आप लोग को सुना देता हूँ। आगरा की रहने वाली एक महिला इसी शनिवार पुलिस थाने में पहुँचती है और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में वो पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताती है जिस बातों पर पुलिस को एकदम से उसका जो पुलिस का जो दिमाग होता है वो सुनने के बाद में घूम जाता है। दरअसल ये महिला बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक महिला है और ये महिला जो महाराज हैं प्रेमानंद महाराज जी, उनकी बहुत बड़ी भक्त है और उनसे मिलना चाहती है। लेकिन कई बार उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन असफल रही। लेकिन उसके बाद में एक दिन ये सोशल मीडिया के ऊपर अपने पन्ने पलट रही होती है मोबाइल के। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये मोबाइल के पन्ने पलट रही थी कि उसी दौरान इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिस व्यक्ति का नाम होता है सुंदरम राजपूत। सुंदर राजपूत का जो फोटो वगैरह वहाँ पे लगे हुए थे, देखने से ही ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए दोस्ती होती है। सुंदरम राजपूत बताता है कि वो जो वृंदावन के महाराज हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्रेमानंद जी महाराज उनके भक्तों में से है और इसी वजह से ये जो लड़की होती है ये इस व्यक्ति जिसका नाम सुंदरम राजपूत होता है इसके बातों में आ जाती है। और उसके बाद में ये जो व्यक्ति है ये कहता है कि देखो, अगर तुम कभी भी प्रेमानंद महाराज से मिलना चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ और डायरेक्ट तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो लड़की थी इस सुंदरम पे भरोसा करने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, बातचीत होती ही रहती है, दोस्ती गहरी हो जाती है। उसके बाद में 10 अगस्त साल 2025 को ये जो सुंदरम राजपूत था ये इस लड़की को फ़ोन करता है और फ़ोन करता है साथ के साथ मैसेज भी करता है। मैसेज करने के बाद में बताता है कि तुम्हारी जो मुलाकात है उसकी डेट फिक्स हो गई है, मुलाकात तय हो गई है और 12 सितंबर साल 2025 को तुम्हारी मुलाकात करवा दी जाएगी, लिहाजा तुम वृंदावन आ जाओ। अब ये जो लड़की थी ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, महाराज से मुलाकात का मौका मिलेगा। उसके बाद में ये पहुँच जाती है वृंदावन। उसके बाद में ये जो व्यक्ति था जिसका नाम सुंदरम राजपूत था ये उस लड़की से मुलाकात करता है। लेकिन ये जो लड़की थी ये अपने साथ में अपने भाई को लेकर गई थी और अपनी ही कार से गई थी। लिहाजा जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये जो व्यक्ति होता है सुंदरम राजपूत ये कहता है कि दरअसल कार बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम्हारे भाई को यहीं पर पार्किंग में रुकना पड़ेगा और मैं तुम्हें अपनी बाइक से ले चलता हूँ, मुलाकात हो जाएगी। लिहाजा ये जो लड़की थी क्योंकि उसे दोस्त मानती थी इसलिए उसके साथ बैठती है और चली जाती है। उसके बाद में ये जो व्यक्ति था ये बाबा के आश्रम में तो लेके नहीं पहुंचता है, महाराज जी के आश्रम में, बल्कि ये पहुंच जाता है राधा कृष्ण धाम नाम के एक होटल में। वहाँ पर पहुँचता है, लड़की कुछ समझ पाती सोच पाती, लेकिन उससे पहले ही ये जो व्यक्ति था कहता है कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे। उसके बाद में ये कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। जब कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है तो उसी कॉफ़ी में ये कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है। अब जैसे उस कॉफ़ी को वो लड़की पीती है उसको नशा हो जाता है। उसके बाद में ये जो व्यक्ति था जो अपने आप को प्रेमानंद महाराज जी का भक्त बता रहा था, जो बताया रहा था कि उनके अनुयायियों से हूँ, तो उसके बाद में ये उस लड़की के साथ में रेप करता है, उसका एक तरीके से उसके साथ में दरिंदगी करता है और उसका एक वीडियो शूट कर लेता है। और उसके बाद में उसी वीडियो के तहत ये इस लड़की को कई बार एक तरीके से ब्लैकमेल करता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। फाइनली ये लड़की कर्रा दिल करती है और इसी शनिवार को पुलिस थाने पहुंचती है और इस सुंदरम के खिलाफ याचिका दायर करती है। बहरहाल पुलिस ने सुंदरम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में इसे कोर्ट में पेश किया और वहाँ से इसे जेल भेज दिया गया है। तो इस छोटी सी कहानी को सुनाने का मतलब यही था कि आज के इस दौर में भले ही किसी व्यक्ति का भेष कैसा ही हो या वो कैसा ही दिखता हो, दिखने में अच्छा हो, उसका गेटअप कैसा ही हो, लेकिन कभी भी किसी भी इंसान पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। आज का ये दौर इतना ज़्यादा नाजुक दौर है कि इस दौर के अंदर आप किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। इंसान को हमेशा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी, सोचा आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की अपडेट्स मिलती हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस समाज में जीने के तरीके पता चलते हैं और हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास किस कदर जो भेड़िए हैं वो बसे हुए हैं और कभी भी क्राइम जो है किसी भी शक्ल में किसी भी इंसान की चौखट पर आ सकता है। इसलिए हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। अब चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं से और इसी बदायूं में एक थाना पड़ता है सिविल लाइंस थाना और इसी सिविल लाइंस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है लोहड़ा बहेड़ी गांव और इसी गांव के अंदर रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम होता है छोटे लाल। छोटे लाल के परिवार में उनका एक बेटा है जिसका नाम भूपेंद्र है, उम्र लगभग इसकी 25 साल के आसपास है। एक बिटिया है जिसका नाम गुंजन है और उनकी पत्नी नन्नी देवी। ये जो पूरा परिवार था बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। इधर जो भूपेंद्र के पिता थे छोटे लाल,
तो छोटेलाल तो परिवार के मुखिया ही थे। तो छोटेलाल अपने बेटे भूपेंद्र की शादी के लिए परेशान होते हैं, इसलिए लड़की देखना शुरू करते हैं और आखिरकार राजकुमारी नाम की एक लड़की से उनके बेटे भूपेंद्र का रिश्ता तय हो जाता है। अब भूपेंद्र और राजकुमारी शादीशुदा बंधन में बच चुके थे। दोनों पति पत्नी अपनी एक तरीके से खुशहाल जिंदगी बिताना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। परिवार मेहनत मजदूरी किया करता था, उसी मेहनत मजदूरी से अपना भरण पोषण किया करता था। इस परिवार में भले ही पैसे कम थे, लेकिन परिवार में खुशियां भरपूर थीं। भूपेंद्र भी मेहनत मजदूरी करता था, साथ के साथ जो छोटेलाल थे ये भी मेहनत मजदूरी करते थे। और इनके परिवार में नन्ही देवी, गुंजन और अब एक नई लड़की आ चुकी थी जिसका नाम राजकुमारी था। ये खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 18 सितंबर साल 2025। और इसी 18 सितंबर साल 2025 को राजकुमारी सुबह सुबह जब सोकर उठती है तो देखती क्या है कि उसके जो पति हैं, जिनका नाम भूपेंद्र है, ये फांसी के फंदे से लटके पड़े हैं। अब जैसे ही अपने पति को ये फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखती है, चीखने लगती है, दहाड़े मारने लगती है। अब जैसे ही राजकुमारी की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जो भूपेंद्र के पिता होते हैं, यानी राजकुमारी के जो ससुर होते हैं छोटेलाल, वो सुनते हैं। छोटेलाल की पत्नी नन्ही देवी सुनती हैं और उनकी एक बिटिया गुंजन है, वो भी सुनती है। लिहाजा ये तीनों लोग तुरंत भूपेंद्र के कमरे की तरफ भागते हैं। और जैसे ही भूपेंद्र के कमरे में ये लोग भागते हैं, सामने का जो दृश्य होता है, उस दृश्य को देखने के बाद में इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल इनका बेटा भूपेंद्र, जिसकी उम्र महज अभी 25 साल के आसपास है, उसने अपनी ज़िंदगी में अभी ना इतने अच्छे दिन देखे हैं ना इतने बुरे दिन देखे हैं। महज उसने अपनी ज़िंदगी की बस अभी शुरुआत की थी। अभी अभी उसकी शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ऐसे में भूपेंद्र ने अपने आप को फांसी के फंदे पर क्यों लटका लिया था, ये सब देखने के बाद में परिवार के जो लोग थे वो दंग थे। लिहाजा इस तरीके की स्थिति देखकर जो परिवार के लोग होते हैं वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। आन फान में उस डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं। अब चूंकि एक परिवार के एक सदस्य इस तरीके से सुसाइड करने की कोशिश करे, परिवार वालों को अगर बाल बराबर भी उम्मीद दिखाई पड़ेगी तो परिवार वाले अपने परिवार के सदस्य को बचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा फिर क्या था, परिवार वाले जो होते हैं वो इस भूपेंद्र को लेके भागते हैं। जब भूपेंद्र को लेके हॉस्पिटल भागते हैं तो उसके बाद में जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं ये भूपेंद्र को मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि शायद भूपेंद्र ने जब फांसी लगाने की कोशिश की थी तो उससे कुछ ही मिनट के बाद में भूपेंद्र की मौत हो गई। अब चूंकि एक सुसाइड का मामला था, इसलिए वहीं से जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब पुलिस को जब इस तरीके की सूचना मिलती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और सीधा सीधा इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी थी। अब बात थी यहाँ पर पुलिस को इस सुसाइड केस में और मर्डर केस में फैसला करने की, क्या ये सुसाइड है या फिर मर्डर है। लिहाजा पुलिस वाले भूपेंद्र के पिता, जिनका नाम छोटेलाल होता है, मां नन्ही देवी और बहन गुंजन, इन तीनों से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि भूपेंद्र के साथ में कौन रहता था। तो जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि भूपेंद्र के साथ में उसकी पत्नी राजकुमारी रहा करती थी और वो अपने कमरे में ही था। सुबह सुबह अचानक से राजकुमारी की चीखने की आवाज़ आई, हम लोग भागे तो पता चला कि भूपेंद्र ने सुसाइड कर लिया है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि भूपेंद्र को कोई प्रॉब्लम थी, क्या वो किसी समस्या से जूझ रहा था या परिवार में किसी तरीके का कोई कलह था, कोई झगड़ा था। तो परिवार वाले कहते हैं कि साहब इसके बारे में तो हमें नहीं पता, भूपेंद्र खुश ही रहा करता था। आमतौर पे हमने कभी उसे कलेश करते हुए नहीं देखा, कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि भूपेंद्र की पत्नी राजकुमारी कहाँ है। तो घर वाले कहते हैं कि राजकुमारी तो घर पे ही है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। एक महिला जिसकी नई नई शादी हुई है, पति ने सुसाइड कर लिया है, तो वो महिला आखिरकार घर पे क्या कर रही है। उस महिला को तो अपने पति के साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए था। लिहाजा पुलिस की जो एक टीम होती है तुरंत भूपेंद्र के घर पे पहुंचती है। और दोस्तों पुलिस की जब टीम भूपेंद्र के घर पे पहुंचती है तो वहां पर जाने के बाद में जब इस राजकुमारी को देखा जाता है तो पता चलता है कि राजकुमारी तो घर पे मौजूद ही नहीं है। उसके बाद में पुलिस वाले आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं किसी ने राजकुमारी को देखा क्या। तो सारे ही लोग कहते हैं कि साहब हमने तो राजकुमारी को नहीं देखा। लिहाजा पुलिस अब समझ जाती है कि इस पूरे केस के अंदर राजकुमारी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि आज के इस दौर में न जाने ऐसे अनगिनत केसेस निकल रहे हैं जिसमें पत्नी या पति का मर्डर करा दे रही है। ऐसे में पुलिस को भी शक राजकुमारी के ऊपर ही हो जाता है। इसलिए पुलिस राजकुमारी की तलाश में सबसे पहले आस पड़ोस में जितने भी बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन थे उन सारी जगहों पर भेजती है। और आखिरकार रेलवे स्टेशन से राजकुमारी और उसके साथ में एक और लड़का जिसका नाम बलबीर होता है, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब चूंकि शक की इसमें कोई गुंजाइश थी नहीं, बलबीर उसके साथ में अरेस्ट हो चुका था, राजकुमारी भी अरेस्ट हो चुकी थी। लिहाजा पुलिस वाले इन दोनों को पुलिस थाने लेके आते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में इन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों बिना दबाव के पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हैं। दरअसल राजकुमारी बताती है कि जब उसकी शादी भूपेंद्र के साथ में हुई तो वो अपने पति के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन जो भूपेंद्र थे कामकाज के सिलसिले में कभी बाहर जाते,
कभी कहीं जाना भी होता तो इसी बीच में जो बलबीर था ये पड़ोस में ही रहा करता था। इसी बलबीर से इस राजकुमारी की मुलाकात हो जाती है। अब बलबीर और राजकुमारी की जब मुलाकात होती है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं, मोहब्बत का इजहार होता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो अनैतिक रिश्तों का सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब आए दिन इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध ये सारी चीज़ें पल चलती रहती है। इधर जो भूपेंद्र था उसको भी कहीं ना कहीं ये डाउट हो चुका था कि उसकी जो पत्नी है उसका चालू चलन ठीक नहीं है, इसलिए वो आए दिन अपनी पत्नी से इस बात को लेकर झगड़ा किया करता था और इस झगड़े में बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इन दोनों की जो ज़िंदगी थी उस ज़िंदगी के अंदर अब सुकून नहीं रहा था। इसलिए इसी 17 सितंबर साल 2025 की बात है कि जो भूपेंद्र था वो अपने घर शराब के नशे में आता है और शराब के नशे में आने के बाद में वो अपनी पत्नी की काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई कर देता है। रात को सोते समय जो पत्नी राजकुमारी होती है अपने प्रेमी बलबीर को कॉल करती है और कहती है कि मैं अपने पति भूपेंद्र से तंग आ चुकी हूँ और वो मुझे आए दिन मारता है, आए दिन मुझे परेशान करता है, टॉर्चर करता है। मेरी ज़िंदगी उसने जहन्नुम बना रखी, नर्क बना रखी है और अगर तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो तो बलबीर कुछ भी कर तुम मेरे पति भूपेंद्र को रास्ते से हटा दो। अब जैसे ही बलबीर ये बात सुनता है तुरंत मौके पर पहुंच जाता है, यानी राजकुमारी के घर पहुंच जाता है और उसके बाद में ये दोनों मिलकर भूपेंद्र की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। अब हत्या हो चुकी थी, लिहाजा शव को ये फांसी के फंदे पर लटकाते हैं ताकि सुसाइड का केस बन सके और उसके बाद में फांसी के फंदे पर लटकाकर जो बलबीर होता है वहाँ से 9-11 हो जाता है और जो राजकुमारी थी ये सुबह सुबह उठकर नाटक करने लगती है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार आज के इस दौर में पति दुनिया के अंदर सेफ भी हैं या फिर नहीं है। आए दिन हमें इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। तो आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोगों के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे आप लोग के, उसमें जो पहला कमेंट्स है ये कमेंट्स है दिनेश कुमार जी का। लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है मेरे भाई, शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार जी आगे कमेंट्स करते हैं, मिनी व्लॉग जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ अच्छा है, शुक्रिया मेरे भाई। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। मोहम्मद आमिन जी कमेंट करते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, कहानी बहुत अच्छा होता है, शुक्रिया मेरे भाई। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कहानी बहुत अच्छी है। तो खान अकील जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में आदि शेख हैं जो कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया आपका। अलबफ़ा जी कमेंट्स करते हैं मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी, शाकिर फरहान जी कमेंट्स करते हैं। बारिश बिहारी लिखते हैं आज मेरा पहला लाइक है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, तो शुक्रिया मेरे भाई बारिश बिहारी जी। हैदर अली गोरिया हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी ब्रो, शुक्रिया मेरे भाई। शरियन शर्मा लिखते हैं बहुत अच्छा मलिक भाई साहब, आपकी आवाज़ और अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। शाहनवाज नियाजी हैं, कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। लईक अब्बास गुलस्तान आज बागपत यूपी से कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मानव भिवाला करके आईडी लिखते हैं गुड स्टोरी, शुक्रिया। बालिश बिहार जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, जिसके घर में शादी हो गई हो और घर वाले के ऊपर क्या गुजरेगी, मेरे भाई शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया। शीलनिधि शर्मा लिखते हैं स्टोरी अच्छी लगी शाबिश भाई, शुक्रिया। वीरू खान जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। राजा भट्ट जी लिखते हैं शुक्रिया। सुनील त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रियाना शियाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया आपका। राधेश्याम शर्मा सिरसी से कहानी सुनते हैं, राजस्थान से। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं। धीरज सिंह जी कहानी सुनते हैं, जय श्री राम मलिक भाई, कहानी बहुत अच्छी है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करने लायक है, शुक्रिया। मीना जी नमस्ते लिखती हैं बहन, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी और नेताराम चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। गोंडन वाला करके लिखते हैं नाजायज रिश्तों का यही अंजाम होता है पर कानून तोड़ना भी बहुत गुनाह है, शुक्रिया आपका। सुख पवार जी कमेंट्स करते हैं शम्स और आपकी कहानी को सुनता हूँ, शुक्रिया। उसके बाद में आलम जहांगीर लिखते हैं मर्डर की स्टोरी सुनकर ज़्यादातर लोग बोलते हैं नाइस स्टोरी, जबकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कैसे नाइस हो सकती है। तो इस बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे व्यूअर से कहा था कि नाइस स्टोरी ना लिखा करें, ये कह दिया करें सुनाने का अंदाज़ अच्छा है। इनेमी स्पॉइलर लिखते हैं गुड इन्वेस्टिगेशन, शुक्रिया मेरे भाई। साहिल जी कमेंट्स करते हैं, माही जी कमेंट्स करती हैं। फरदाना सिद्दीकी लिखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑलवेज हार्मफुल, सो सैड अबाउट दिस इंसिडेंट, शुक्रिया बहन आपका। शाहनवाज नियाजी लिखते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। उसके बाद में मूवी डन है, लिखते हैं आवाज़ में दम नहीं है कॉपी कैट, तो भाई किसकी कॉपी कैट है थोड़ा वो भी बताइएगा। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया आपका। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे आप लोगों के जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।